नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। वॉट एवर द कमेंट यू आर गोइंग टू गिव, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा लास्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं, वो है क्या। तो ये जो पार्ट है इसमें हमें हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, पावर से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। इस हीटिंग इफेक्ट में होता क्या है, इस हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपोनेंट अगर प्योरली रेसिस्टिव है, प्योरली रेसिस्टिव इन द सेंस कि अगर वो करंट जो चार्जेस होते हैं फ्लो करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रेजिस्टर। ये रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर करता क्या है, इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये क्या करता है, रेसिस्ट कर देता है, करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है। तो जब करंट के फ्लो को ये रोकेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट जनरेट होगा। यहाँ पे हीट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही हीट जनरेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट होगा, तो हीट थोड़ी देर के बाद डेसिपेट करेगा, मतलब बाहर की तरफ फेंकेगा, ठीक है। द हीट विल बी गिव आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ फेंकेगा। द सिंपल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं अपने लैपटॉप का, कि अगर हम देखेंगे कि अगर 4-5 घंटे कंटिन्यूसली लैपटॉप चलता है, तो आफ्टर दैट वी विल सी दैट कि लैपटॉप हीट होने लगता है। और वो हीटिंग जो होता है, वो फैन जो रोटेट करता है, वो फैन उस हीट को, जो हीट वहां पे जनरेट होता है, ये जो हीट जनरेट होता है, उस हीट को फैन वहां से बाहर की तरफ निकाल देता है। क्योंकि अगर वहां पे हीट फैन नहीं निकाले तो इट मे बी कि आपका लैपटॉप हैंग कर सकता है, यू विल नॉट एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसीलिए हर अप्लायंसेस में अलग अलग अपना सिस्टम होता है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, उसके बाद इसे हम अच्छे से समझ लेंगे कि क्या है एक्चुअली में। तो क्या है कि इफ इन एन सर्किट, if an electric circuit an electric circuit if an electric circuit is purely resistive, the source of energy, the source of energy continually get dissipated entirely in the form of heat, ठीक है, in the form of heat. This is known as heating effect. Heating effect of electric current. मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, so that you will be able to see it clearly, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसे समझ लेते हैं कि कह रहा है कि if an electric circuit, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मान के चलते हैं कि ये जो है, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जहां पे 2-3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 2-3 रजिस्टर लगे हुए हैं। ये बैटरी सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, ये बैटरी सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एमीटर लगा हुआ है करंट मेजर करने के लिए। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द करंट, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग टू कंज्यूम बाय द सर्किट, ठीक है ना। और यहाँ पे इस नोड पे हम लोग वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर हम लोग लगाते हैं नोड पे चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव, अगर प्योरली रेजिस्टिव हो, मतलब प्योरली रेजिस्टिव मतलब ये करंट के फ्लो को आगे न जाने दे,
करंट के फ्लो को अगर ये आगे नहीं जाने देगा तो क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हीट हो जाएगा, हीट जनरेट होगा। यही कह रहा है द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यू गेट्स डिसिपेटेड। और ये एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ से जो एनर्जी जाता है बैटरी से, आप समझिएगा इस चीज को बहुत ध्यान से, कि ये जो सोर्स है, सोर्स बैटरी जो है यहाँ से एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है, बैटरी यहाँ से एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी सप्लाई होता है और उसके चार्ज सप्लाई होता है और उसके बाद यहाँ पे जाता है। और यहाँ पे अगर ये कंपोनेंट प्योरली रेजिस्टिव है तो ये इसके फ्लो को रोकेगा। देन व्हाट विल हैपन, द कंपोनेंट गेट्स हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे हीट डेसिपेट हो जाएगा, ठीक है, हीट डेसिपेटेड होगा और इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए या फिर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ वी आर गोइंग टू द जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या है वो देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूल्स लॉ है क्या उसे हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। जूल्स लॉ देख लेते हैं। जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट को CKT के फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन आप हर जगह नहीं लिख सकते। इन एग्जाम यू आर नॉट द ऑथोराइज्ड पर्सन टू राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो जूल्स लॉ में क्या करता है कि इट स्टेट्स दैट द हीट, ये क्या बोलता है कि द हीट प्रोड्यूस्ड, समझिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस जूल्स लॉ यू आर गोइंग टू अटेंड सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अदरवाइज यू आर नॉट एबल, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड, हीट जो प्रोड्यूस होता है इन ए रेजिस्टर। जूल्स लॉ क्या बोलता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको बताया है, अभी जस्ट आई हैव गिवन द एग्जांपल इज दैट कि ये जो रेजिस्टर है यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है, ये जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है, तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट हम लोगों ने देखा। हीटिंग इफेक्ट हो, किस कारण हीटिंग इफेक्ट होता है वो चीज हम लोगों ने देखा। अब इसको देखते हुए, इसको समझते हुए, इसको जानते हुए जूल्स लॉ ने क्या बोला है, जूल्स लॉ ने बोला, जूल्स लॉ के, जूल्स का जो सिद्धांत है, अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस इन ए रेजिस्टर, जो हीट प्रोड्यूस होता है रेजिस्टर में वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द, ये जूल्स लॉ का जो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, यही होता है, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए कि जब करंट आपका बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। ये नॉर्मल सी बात है, दिस इज वेरी नॉर्मल कि व्हेनेवर द करंट अमाउंट, प्रोपोर्शनलिटी को जो कांस्टेंट है इसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इक्वल टू मानते हैं। अगर I का वैल्यू 1 देंगे तो H का वैल्यू 1 आएगा, अगर I का वैल्यू 2 देंगे तो 4 आएगा, यानी कि H का वैल्यू 4 आएगा, अगर I का वैल्यू 3 देंगे मतलब 9 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जब भी करंट बढ़ेगा हीट डेसिपेशन बढ़ेगा, हीट जनरेशन बढ़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए तो सेकंड क्या कहता है, सेकंड को हम लोग देख लेते हैं कि it is directly proportional to the resistor. It is directly proportional to resistor for a given current, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज आप याद रखिएगा कि हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिखेंगे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसको इक्वेशन मानते हुए चलते चलेंगे। ये दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इससे एक नया फॉर्मूला बनेगा, वी विल सी। थर्ड में क्या बोला गया था कि ये जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच current flows through the conductor, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, और ये इक्वेशन क्या है, ये थर्ड है। अब एक बात आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे, व्हाट आर द मेन थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज दैट कि जूल्स लॉ में हमेशा जो है एक चीज, अगर ये चीजें याद नहीं रहती है तो एक बात समझ लीजिए कि जूल्स लॉ में हमेशा हीट जो है प्रोड्यूस्ड होता है। पहली बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट द पॉइंट इज दैट इन जूल्स लॉ हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हमेशा प्रोड्यूस होगा। और जब हीट प्रोड्यूस्ड होगा तो वहां से करंट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो जब करंट को ब्लॉक करेगा तो ये I स्क्वायर से ब्लॉक करता है, ठीक है। करंट जो फ्लो करता है वो I स्क्वायर अमाउंट में फ्लो करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा काम क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर फॉर ए गिवन करंट, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या करता है, कितने टाइम में करंट फ्लोज हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इन तीनों इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इन तीनों इक्वेशन को वी आर गोइंग टू कंबाइन एंड देन वी विल गेट ए न्यू फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू गेट, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग देख लेते हैं क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला निकल के आता है। अगर आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन तो अच्छी बात है, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिए और उसके बाद यहां से देख सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जब हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग H equal to I square RT. We are getting a new formula. This is what I square RT, ठीक है। ये हमें एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, I square RT का एक फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है। I square RT का फॉर्मूला मिल रहा है। अब एक चीज देख लीजिए, इसी में है कि हीटिंग इफेक्ट इज desirable. Very important point we are going to write. This is the most important point because whenever they are going to in board exam or whenever exam is there, they will ask this such a type of question, ठीक है ना। Heating effect is desirable in some of the devices like electric heater, ठीक है, आयरन रड, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो ये मैंने लिखा क्या, व्हाट आई हैव रिटन इज दैट हीटिंग इफेक्ट जो है, ये जो हीटिंग इफेक्ट है, जब मैंने लैपटॉप की बात की थी तो मैंने बोला था कि लैपटॉप में अगर हीटिंग ज्यादा होता है और फैन जो है उस हीट को बाहर नहीं फेंकता है, then it may that you are not able to operate laptop in a good condition or it will hang. तो कहीं क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट को इग्नोर किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है, वो हीट होने से, जो हीटर जो होता है हमारा, वो जो किचन में हीटर वी आर यूजिंग, तो वो हीटर हीट होने से ही हमारा जो कुकिंग होता है वो कंप्लीट हो पाता है। तो वहां पे डिजायरेबल है, वहां पे हमारा उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो काम वहां पे डिजायरेबल है, वहां पे चल सकता है।
आयरन रॉड में भी, इलेक्ट्रिक बल्ब में भी। तो ये सब जगह पे हीटिंग इफेक्ट है दैट ऑल आर डिजायरेबल, ठीक है। लेकिन कहाँ पे अनडिजायरेबल है? तो अनडिजायरेबल कहाँ पे होगा? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल। कहाँ पे अनडिजायरेबल होगा? तो लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, इन सब जगहों पे जो होगा हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल। यहाँ पे हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी देखेंगे कि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, तो हम क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाता है, वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मेरा मोबाइल बहुत ज्यादा हीट हो रहा है। देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट स्विच ऑफ फॉर सम टाइम, देन आफ्टर वी सी दैट कि मोबाइल हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे हम अनडिजायरेबल हो गए कि नहीं, हीटिंग इफेक्ट इसके लिए सही नहीं है, इट मे डैमेज माय मोबाइल फोन और इट मे अफेक्ट मी आल्सो, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है, ये सब चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में वी आर यूजिंग सच ए काइंड ऑफ एप्लायंसेस और इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए यही इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं कि इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट just a minute. In electric bulb, most of the power consumed by the filament appears a heat and a small part of it is radiated in the form of light, देखिए होता क्या है कि हीटिंग इफेक्ट का क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग देखते हैं कि जो पावर कंज्यूम्ड होता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट होता है। वो जो पावर कंज्यूम करता है वो हीट इफेक्ट में आता है, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। पहले तो वो पावर को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, पावर को कंज्यूम कर देता है, और उसके बाद जो लाइट जो रेडिएट करता है वो क्या रेडिएट करता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जिसके कारण हम देख पाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आप इसको अगर नोट करना चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं। इस पे मैं एक न्यूमेरिकल देख लेता हूं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, उसे हम लोग देख लेते हैं। अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है उस पे एक न्यूमेरिकल है, उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि द हीट प्रोड्यूस्ड by a 100 watt heater in 2 minutes is equal to what, ठीक है। तो एक तरह से इसमें क्या निकालना है आप देख लीजिए, इसमें क्या निकालना है, ठीक है, इसमें क्या निकालना है ये देख लीजिए। इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे,
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे ये वॉट में दिया हुआ है और ये हमारा 2 मिनट है, 2 मिनट है। तो हम लोग यहाँ पर तो लिख देंगे 2 मिनट, यहाँ पर तो 2 हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आई स्क्वायर आर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आई स्क्वायर आर को कैसे लिखेंगे, तो आप इसको सॉल्व करके और मुझे कमेंट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो है ये पावर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पावर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पावर का एक कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, पावर का एक कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, पावर का एक कॉन्सेप्ट लगा है। ये मैं आपको अभी इलेक्ट्रिक पावर बताता हूं तो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पूरा पावर का एक कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिक पावर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। हालांकि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फिलामेंट। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब is made up of tungsten because इसका रीजन है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनाता है। क्यों? तो उसका रीजन समझ लीजिए। उसका रीजन क्या है कि इट डज नॉट ऑक्सीडाइज readily at high temperature, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि द बल्ब इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप एनसीईआरटी की बुक अगर देखेंगे तो वहां पे इसका जो लिखा हुआ है वो इतना डिग्री सेल्सियस लिखा है, ठीक है। अब एक पॉइंट और इस फिलामेंट में ही नोट कर लेते हैं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, इसमें ही एक पॉइंट नोट कर लीजिए, कि द बल्ब्स आर फील्ड। बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है फील्ड होता है केमिकली इनएक्टिव, फील्ड विथ केमिकली inactive gases like नाइट्रोजन एंड आर्गन, ठीक है, नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। इसे आप थर्ड पॉइंट दे सकते हैं, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। तो ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे है कि फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। कि टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया बर्न, ठीक है। ये बर्न नहीं करता है, जलता नहीं है, ये जल्दी, जो फिलामेंट है ये जल्दी नहीं जलता है। बर्न, ये लिख लीजिए आप, बर्न जल्दी नहीं जलता है एट हाई टेम्परेचर। अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उस पे ये टंगस्टन जो है वो बर्न नहीं करता है। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा है। अब क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट में? द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस। कभी-कभी दे आर, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें कौन सा गैसेस होता है? तो नाइट्रोजन एंड आर्गन। किस लिए होता है? टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, मतलब फिलामेंट के लाइफ को बढ़ाने के लिए, फिलामेंट जल्दी से टूट ना जाए, मतलब जल ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए नाइट्रोजन और आर्गन जो है गैसेस उसमें इनर्ट किया जाता है, ठीक है ना, फील किया जाता है, ठीक है, फील किया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है।
अब हम अगर नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। दो तीन पॉइंट्स इसमें भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ठीक है। तो इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस that protects our electrical appliances in case of short circuit और या and overloading ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या है? सभी ने अपने घर में देखा होगा कि एक फ्यूज होता है, ठीक है। कभी कभी अगर हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है, फ्यूज को इफेक्ट करता है डायरेक्टली। हमारा जो फैन है, बल्ब है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, व्हाटएवर द थिंग्स वी आर यूजिंग इन आवर होम, सभी को वो सेव कर देता है क्या? इलेक्ट्रिक फ्यूज सेव कर देता है। जब भी हाई वोल्टेज आया या ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम आया तो डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रेशर पड़ता है और वो जल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है, ठीक है ना। सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को बचाता है। किस चीज से? शॉर्ट सर्किट से। इसीलिए आप देखेंगे कि जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमेशा जब भी प्रॉब्लम कुछ भी होता है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज को ही होता है, ठीक है। बस इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम लोग छोटा सा तार होता है, उसको चेंज कर देते हैं, फिर से काम करने लगता है, ठीक है। इसमें एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं कि फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, ठीक है। फ्यूज किससे बना होता है उसके बारे में है, ठीक है। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट में करंट कैपेसिटी of fuse is slightly higher than that of appliances we are using, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो समझ में आ गया होगा कि फ्यूज किस चीज का बना होता है, तो प्योर टिन का बना होता है, कॉपर एंड टिन का बना होता है, ठीक है। और फ्यूज के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और ये जो चीज है इसमें क्या कहा गया है कि करंट, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है कि करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज की जो करंट कैपेसिटी होती है इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द एप्लायंसेस। क्यों जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले फ्यूज पे ही क्यों इफेक्ट होता है? इसीलिए इफेक्ट होता है क्योंकि इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है, इस चीज को ध्यान दे दीजिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से समझिए। जो करंट कैपेसिटी होती है किसकी? फ्यूज की, वो ज्यादा होती है किससे? जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस वी आर यूजिंग इन आवर होम उससे ज्यादा होती है। जैसे फ्रिज, टीवी जो भी होता है उसकी जो करंट कैपेसिटी होती है उसकी कम होती है फ्यूज से, जबकि फ्यूज की ज्यादा होती है। इसलिए डायरेक्ट अगर शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम होता है या फिर ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले फ्यूज पे इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं
हमारा एक लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। एक लास्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं डायरेक्टली रब कर देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं, एक लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक है, तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और dissipated in an electric circuit। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है यहाँ पे, कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डेसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी क्या होता है कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में, मान के चलिए कि लेट इट बी दिस इज ए सर्किट, ये बैटरी है हमारा, ये बैटरी है, यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है। ये स्विच अगर मैंने ये डॉट से डिनोट कर दिया, इट मींस द स्विच इज क्लोज्ड। यहाँ पे मैंने एमीटर यूज कर दिया है टू मेजर द करंट, व्हाट आर द करंट इज गोइंग ऑन। ये रेजिस्टर है, तो क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुआ है, उसी को हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है ना, अभी नहीं समझ में आया है तो एक बात समझ लीजिए कि जैसे हम लोग घरों में हमारा कितना बिजली बिल उठा, दिन भर में कितना यूनिट उठ गया, कितना यूनिट खर्च हो गया, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 25 यूनिट। आप जितना ज्यादा अप्लायंसेस यूज करेंगे उतना ज्यादा यूनिट खर्च होगा। ठीक है, इसलिए देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने जाते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, वो किसको देते हैं, वो इसी को देते हैं, पावर को देते हैं, कि हम जो अप्लायंसेस खरीदने जा रहे हैं वो कितना पावर ले रहा है। क्योंकि थोड़ा पैसा अगर ज्यादा देंगे तो पावर कम खर्च करेगा वो, तो यूनिट हमारा कम उठेगा, तो बिजली बिल हमें कम देनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि 10,000 में ही आपको बढ़िया से बढ़िया टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ मिल जाता है एक साथ ही। टीवी भी मिल गया, फ्रिज भी मिल गया, वॉशिंग मशीन, तीनों एक ही साथ 10K में ही मिल जाता है। तो उस केस में क्या है कि खरीद तो आपने लिया, लेकिन या तो ये कभी कभी शॉर्ट कर जाएगा, या फिर इट मे बी कि ये आपका बिजली बिल ज्यादा खर्च करेगा। इट विल टेक मोर कंजम्पशन ऑफ किसका, पावर का। तो इसीलिए हमें जब भी कोई भी अप्लायंसेस खरीदना चाहिए तो हमेशा सबसे पहले पावर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पावर पे ध्यान देना चाहिए, और पैसा तो मैटर करता ही है, वो तो प्राइमरी चीज है। ठीक है, हालांकि जितनी भी कंपनीज है, जो भी कंपनी है जो भी अप्लायंसेस बनाती है, वो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर पे ध्यान देती हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर पे ध्यान देती हैं कि कम से कम पावर कंज्यूम करे कोई भी अप्लायंसेस, सो दैट आवर कस्टमर विल बी हैप्पी व्हाइल पेइंग द फी ऑफ इलेक्ट्रिकल, बिजली बिल जो होता है उसका। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पावर, बिजली बिल जो कैलकुलेट होता है, ठीक है ना, वो किलोवाट आवर में आप लोग देखते होंगे। जो इलेक्ट्रिकल का जो बिजली बिल मतलब ये जो आता है वो किलोवाट आवर में आता है। ये जो है इलेक्ट्रिकल का एसआई यूनिट अगर हम देखें, इसका एसआई यूनिट अगर हम देखें, एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है, वॉट हो जाता है। इसका यूनिट वॉट हो जाता है। इसे आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट वॉट हो जाता है। फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू हो जाता है V इंटू आई हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। कैसे, ये मेन फॉर्मूला है, इसे याद रखिए, इसे दिमाग में रखिए, बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इन इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, देख लीजिए, अगर हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है,
ठीक है। अगर इस V को अगर आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिर्फ करंट दे दिया जाए तब आप कैसे करेंगे? तो P इज इक्वल टू इस V के जगह पे IR को प्लेस करते हैं तो I इंटू R और I एक और है तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये एक नया फॉर्मूला बना पावर का, ये एक नया फॉर्मूला बना पावर का। कब? इन टर्म्स, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे? इन टर्म्स ऑफ करंट। पावर इन टर्म्स ऑफ करंट लिख सकते हैं, पावर इन टर्म्स ऑफ करंट, पावर इन टर्म्स ऑफ करंट। उसी तरह पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी होगा, ठीक है, पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज भी होगा। तो जब V इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख देता हूं, V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I को हम ऐसे लिखिए और V बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू इस इक्वेशन 1 में I का वैल्यू हम V बाई आर रखते हैं, यहाँ पे I की जगह पे V बाई आर रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? V इंटू V बाई आर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो आप देख लीजिए कि ये जो पावर निकला, द पावर विच वी आर गेटिंग नाउ इज कंप्लीटली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, इसीलिए मैंने लिखा है पावर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। और इससे पहले जो मैंने निकाला था वो पावर इन टर्म्स ऑफ करंट था, ठीक है, पावर इन टर्म्स ऑफ करंट था। इसी का इस पावर का ऐसा यूनिट मैंने लिखा है वॉट, इस पावर का ऐसा यूनिट मैंने लिखा है वॉट, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब आ जाते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक इट, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कॉमर्शियल में क्या होता है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर हम बात करें, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो किलो वॉट आवर में उसका होता है, ठीक है ना। क्या होता है? किलो वॉट आवर। उसे हम लिखते कैसे हैं आप देखेंगे, किलो वॉट KWH में लिखा रहता है, ये कॉमर्शियल यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे 1 किलो वॉट आवर जो होता है, 1 किलो वॉट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है, ये जूल होता है, ठीक है। तो ये चीज इसको आप याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने यूनिट इसका बता दिया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट वॉट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट हमने कर लिया है। तो पिछले क्वेश्चन में जो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको मैंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड था, वहां पे पावर जो था क्या था? 100 वॉट था, 100 वॉट था। डायरेक्ट पावर दिया हुआ है तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था, ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई होता है, ठीक है, V इंटू आई। इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि पूरा समझिएगा इस चीज को कि पूरा जो V I का जो है वो हमारा 100 वॉट दिया हुआ है, ठीक है। हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा कि Vi इज इक्वल टू 100 वॉट दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे पुट करेंगे? बहुत आसान है पुट करना। आप इसको पुट करके सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये जो चीज है, ये जो मैंने अभी 2-3 फॉर्मूला दिया है पावर का, उस पे बेसिस है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है H इज इक्वल टू 12,000 जूल। 12,000 जूल इसका आंसर है। बट आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में 12,000 जूल आ रहा है या नहीं। आप कैलकुलेट बहुत ही, इसके बाद कोई स्टेप बचता ही नहीं है। आई वांट टू सी कि आप कैसे इसे बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 12 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं।
आप लोग कमेंट कीजिए कि व्हाट आर द यूनिट यू वांट टू स्टार्ट, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल स्टार्ट। एंड हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी का है उसका भी क्लास चल रहा है, दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो मेनली जो है बीपीएससी, आईएएस, यूपीएससी के लेवल के है। अगर कोई ऐसे लोग जो बीपीएससी या बिहार एसआई दरोगा जो है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग वहाँ से हमारे इंडियन ज्योग्राफी को देख सकते हैं, वहाँ से उन्हें फ़ायदा मिलेगा। और आप बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, सो दैट हम लोग आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, अभी जो महामारी आई हुई है उससे सतर्क रहिए। कोरोना का जो फैलाव हुआ है पूरे विश्व में, देश की तो अब भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस महामारी की बहुत ज़्यादा ही क्षति हुई है इसके कारण। तो सतर्क रहिए और इसका जो भी इससे रिलेटेड है हमें उससे सतर्क रहना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और देखते हैं कि आपका कमेंट क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।